हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 11th का चैप्टर सेकंड परमाणु की संरचना पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की सेशन बीपीएससी टीआरई 4 और साथ ही साथ क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ स्टेट जो बिहार सरकार लेती है उसके लिए भी। तो यहाँ से हम लोग क्लास शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो परमाणु होता है किसी भी चीज का, उसका संरचना क्या होता है। तो हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर घूमते हैं, ठीक है, और अंदर में न्यूक्लियस होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ये चीजें होती हैं, तो उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ कि विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथ रेखित होती है। मतलब कि अलग अलग जो तत्व हैं उनके रासायनिक जो व्यवहार में प्रचुर विविधता होती है। अलग अलग जो तत्व होते हैं, विभिन्न तत्व, उनके रासायनिक व्यवहार में बहुत विविधता होती है। उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। मतलब उनके जो आंतरिक संरचना है, परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना है उसमें जितनी विविधता होती है, ठीक है, उसी की वजह से रासायनिक व्यवहार में विभिन्न तत्वों के विविधता होती है, क्योंकि परमाणुओं की आंतरिक संरचना में भी विविधता होती है और उसी वजह से उसके रासायनिक व्यवहार में भी होती है। आगे बढ़ते हम लोग। ये समझ लिए। तो भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही 400 ईसा पूर्व से ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। मतलब भारतीय जो वैज्ञानिक मत कहिए, दार्शनिक थे, उस टाइम पे दार्शनिक थे, और यूनानी जो दार्शनिक थे उनके द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। मतलब बता दिया गया था कि हाँ, परमाणु होते हैं और वो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं, और उनका ये कहना था कि परमाणु जो होते हैं वो द्रव्य यानी पदार्थ के मूल, फाउंडेशनल जिसको बोलते हैं, मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। मतलब वही जो होते हैं, मकान जैसे ईंट से बनती है तो ईंट वही होते हैं, उन्हीं से पूरी मकान बनी हुई है। मतलब कि पदार्थ अगर मकान है तो जो परमाणु है वो क्या है, उसके ईंट है, ठीक है, उसी से पूरे पदार्थ जो है वो बने हुए हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार कहना था कि जब पदार्थ के लगातार विभाजित पदार्थ को तोड़ करते जाएंगे हम लोग, तो अंत में हमें परमाणु सबसे छोटा कण जो है वो प्राप्त होगा, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको और फर्दर आप नहीं तोड़ सकते। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, और जो परमाणु शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकल के आया है, और उसकी शब्द से निकल के आया है एटोमियो शब्द से। एटोमियो का अर्थ होता है न काटे जाने वाला, मतलब उसको और आप नहीं काट सकते, यानी कि अविभाज्य। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि जो अविभाज्य होता है कण, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को परमाणु कहते हैं। एटोमियो के अनुसार, एटोमियो क्या था, ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का एक शब्द था, ठीक है,
जिसका मतलब होता है उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और उसी शब्द से एटम लिया गया, और एटम किसका अंग्रेजी होता है, परमाणु का, और परमाणु का मतलब यही होता है कि उसको और आप नहीं डिवाइड कर सकते और उसको नहीं तोड़ सकते। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे, पहले ये जो विचार थे वो केवल कल्पना थे, बस स्पेकुलेशन था, बस माना हुआ था, उनका कोई प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। इसको हम लोग बहुत पहले उसको तोड़ करके हम लोग नहीं देख सकते थे, क्योंकि जो एटम है वो ऐसे नंगी आंखों से दिखेगा ही नहीं आपको, मतलब उसके अंदर क्या क्या है, तो इसलिए आप उसको उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो केवल क्या था, कल्पना का आधार पे था। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, बहुत समय तक ऐसे ही चलते रहे, कोई प्रमाण नहीं मिला। परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी आते आते जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फिर से परमाणु के बारे में जानने की इच्छा शुरू की, और वहां से बहुत सारी चीजें पलट गई। ठीक है, क्या क्या हुई उसको देखते हैं हम लोग। सन 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश अध्यापक थे। 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पहली बार क्या किया, वैज्ञानिक आधार पे, मतलब यूं ही नहीं, एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया कि परमाणु होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, वो क्या हो सकता है, कितना, वो क्या क्या कर सकता है, ये सब चीजें, वो क्यों होता है। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है, उनका जो सिद्धांत था उसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया है। परमाणु जो है उसको सबसे छोटा यानी मूल कण माना गया है पदार्थ का। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संघटन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, इससे तीन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जाना जा सकता है। एक तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में कि द्रव्यमान का जो भी अभिक्रिया होती है उनमें द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जो अभिक्रिया होती है, मान लीजिए आप HCl को करा रहे हैं NaOH से रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, बनेगा NaCl, और साथ में क्या बनेगा, पानी H2O बनेगा। तो जितना आप इसका मात्रा, मतलब जितना kg लिए होंगे, जितना ग्राम लिए होंगे, मान लीजिए 5 ग्राम दोनों मिला के लिए, तो ये भी दोनों मिल करके कितना होगा, 5 ही ग्राम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। उसी तरीके से और भी चीजें थी, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया था परमाणु सिद्धांत में। और क्या था, स्थिर संघटन के नियम, मतलब कि मान लीजिए पानी बना है H2O, तो 2 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से बना है, तो ये चीज क्या हो गई, स्थिर संघटन, उसका कंपोजिशन हो गया कि 2 हाइड्रोजन के अणु है और एक जो है ऑक्सीजन का परमाणु है, और 2 हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ये चीज क्या हो गया आपका, ये चीज हो गया। और एक गुणित अनुपात के नियम के सफलतापूर्वक व्याख्या की गई थी। गुणित अनुपात को थोड़ा ये डिफिकल्ट है, तो आप लोगों को जब आगे मिलेगा हम लोगों को ये, तब हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर रहेगा, पिक्चर वगैरह सब वहां रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा। लेकिन ये चीजें जो थी, जो इन्होंने बताया था परमाणु सिद्धांत, वो कई चीजों के जो प्रयोग से आए थे परिणाम, उनको बताने में ये सफल नहीं हो सका, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है ना। उदाहरण के लिए जैसे कांच एवं एवोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे कि कांच हो यानी कि शीशा हो, या फिर एवोनाइट हो, उसको रेशम से या फर से, बाल से अगर घिसते हैं आप, तो उससे हमें पता है कि विद्युत आवेश हो जाता है, दोनों में आ जाता है, माइनस प्लस आ जाता है, एक दूसरे को वो दोनों खींचने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, विद्युत आवेश की उत्पत्ति जो होती है रेशम को कांच से रगड़ने पर, एबोनाइट को फर से रगड़ने पर, तो इन चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्यों होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं उन प्रायोगिक परीक्षणों के
बारे में, ठीक है, जो उस टाइम पे किया गया था। तो इस एकक में यानी इस पाठ में हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं जो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों के द्वारा जो परीक्षण किए गए थे, जो परीक्षण किए गए थे 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों के द्वारा, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु छोटे कणों से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने। तो ये इसी टाइम पे क्या हुआ था, पता चला था कि जो परमाणु होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थे। डाल्टन ने ऐसा नहीं बताया था कि परमाणु को और तोड़ा जा सकता है और उससे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनेंगे, लेकिन उसके उलट नई चीजें मिली और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए कैसे हुई थी खोज। तो यहाँ दिया हुआ है कि अपरमाणविक कणों की खोज, मतलब परमाणु के अंदर के जो कण थे उनकी खोज कैसे हुई। तो गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। गैसों को लेकर के टेस्ट ट्यूब में हम लोग मतलब किसी परख नली में, और उसमें विद्युत को प्रवाहित करते हैं। जब ऐसे प्रयोग जब उस टाइम पे साइंटिस्टों ने किया था तो परमाणु के अंदर की जो चीजें थी उनके बारे में पता चली, परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी हुई। और इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा। और ये सब चीजें जब हम लोग करते हैं, इन परिणामों के ऊपर चर्चा जब करते हैं, तो आवेशित कणों के व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार क्या क्या होता है उससे हमें ध्यान देना होगा। क्या क्या होता है, तो पहला तो ये कि समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, एक पास नहीं आएंगे, और जो विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इन चीजों को हमें जानकारी होनी चाहिए सब चीजें पढ़ने से पहले। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखिए सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। माइकल फैराडे ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया और वो विलयन पे था। मतलब विलयन मतलब कि ऐसा कि आप मिक्सर लेते हैं एसिड का, पानी का या और भी कणों का, जैसे NaCl जो भी है उन सब का, इलेक्ट्रोलाइट्स का उसमें क्या लेते हैं हम लोग, मिक्सर लेते हैं, ठीक है, विलयन लेते हैं लिक्विड रूप में, द्रव विलयन लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है, एक हो जाता है कैथोड, एक हो जाता है एनोड। तो जब उन्होंने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, एक माइनस वाले से बैटरी का माइनस यानी कैथोड से बैटरी का माइनस जोड़ दिया और एनोड से बैटरी का प्लस वाला हिस्सा जोड़ दिया, तो उन्होंने देखा कि उन विलयनों में रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगी, ठीक है, अभिक्रिया होने लगी जो पहले से शांत थी, जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन होने लगा और निक्षेपण होने लगा। मतलब जो एक इलेक्ट्रोड था वहां पे जो भी जिस चीज से वो इलेक्ट्रोड बना हुआ था उसका क्षरण होने लगा, वो उसमें बहने लगा विलयन में और गल गल करके विलयन में मिल गया। और दूसरा जो था एक और इलेक्ट्रोड, उस पे जो है जो विलयन में पदार्थ था वो जा करके जमा हो गया और वहां पे क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, पूरा वो और मोटा हो गया और जो एक इलेक्ट्रोड था वो गल गया। तो इस तरीके की चीजें होने लगी। उसने कुछ नियम बताए, इन चीजों को देखकर उन्होंने कुछ नियम बताई, ठीक है, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, विलयन में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इन परिणामों से बस इतना हमें जान लेना है कि विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चला कि विद्युत जो होता है चलता है तो कण के रूप में चलता है, ठीक है। तो ये पता चला, रेज के रूप में नहीं चलता, कण के रूप में चलता है, रेज मतलब किरण के रूप में नहीं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको देख लेते हैं। तो ये आगे हम लोग देखते हैं कि 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जैसे कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन प्रारंभ किया। मतलब 1850 का जब शुरुआत चल रहा था उस टाइम पे अनेक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो फैराडे ने किया था
आंशिक रूप से जो निर्वातित नलिकाएं होती हैं, मतलब परख नली ले लिए और उसमें जो हवा थी उसको निकाल दिए, हल्का मात्रा में हवा उसमें रह गया और बाकी सब निकल गया। ठीक है, तो प्रेशर बहुत कम हो गया उसमें, और दोनों साइड क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब इसका एक तस्वीर यहाँ दी हुई है, हम तस्वीर से उसको समझ लेते हैं तो बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तस्वीर को देखिए, तो यहाँ ऐसा है कि ऐसा एक लिया गया, क्या नलिका लिया गया, ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। कौन सा ट्यूब? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, उसमें क्या किया गया, हवा जो था पहले से हवा उसको निकाल दिया गया पंप से, वैक्यूम पंप से, और एक साइड में क्या लगा दिया गया, कैथोड लगा दिया गया, मतलब कि एक जो उसका इलेक्ट्रोड था उसे कैथोड बना दिया गया, यानी माइनस बैटरी के माइनस वाले हिस्से से जोड़ दिया गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था उसे प्लस वाले बैटरी के हिस्से से जोड़ दिया गया, तो उसको एनोड कहा गया, और जो माइनस वाले हिस्से से जोड़ा गया था उसे कैथोड कहा गया। अब इसमें से हवा निकाली जा चुकी है। अब क्या हुई कि जब इसमें बिजली प्रवाहित की गई उच्च वोल्ट पे, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टता दी गई, उच्च वोल्टेज पे हाई वोल्टेज दी गई, तो ये क्या हुआ कि कैथोड से कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप का पदार्थ ही कहिए या किरण कहिए, वो चलने लगा इधर इधर प्लस की तरफ, एनोड की तरफ, कुछ ग्रीन ग्रीन सा किरण चलने लगा एनोड की तरफ, किधर से, कैथोड की तरफ से, माइनस से प्लस की तरफ से, माइनस से प्लस की तरफ चलने लगा। ठीक है, ये पता कैसे चला, तो यहाँ पर छेद कर दिया गया था और यहाँ बाहर में, मतलब एनोड के पीछे छेद कर दिया गया और बाहर में लगा दिया गया जिंक सल्फाइड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट। ठीक है, तो यहां पर पता चला कि ग्रीन ग्रीन भाई ये रेज क्या है, तो उसको जब तो सोचा गया तो देखा गया कि भाई माइनस की तरफ से निकल रहा है और प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि उस पर चार्ज जो है वो कैसा है, माइनस है, माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस की तरफ वही जाएगा जो विपरीत चार्ज होगा, तो विपरीत तो प्लस का माइनस होता है, तो इसलिए वो जा रहा है। और एक और बात, वो था जो जा रहा था और फिर भी वो प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग उस पर मतलब चार्ज रहा होगा। ठीक है, जो कितना था 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो इतना चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर, मतलब कि एक कण पर, और उसको क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। और उसी को आगे चल के क्या कहा गया, उसी को कहा गया इलेक्ट्रॉन, जो एक कण था यहाँ से जो निकल के यहाँ जा रहा था, तो उसी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इधर से यहाँ जा रहा था, और उसको पहले क्या कहा गया, इसको कैथोड रे कहा गया, लेकिन बाद में जो है इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ समझ लेते हैं कि हुआ क्या है इसमें। ठीक है, देखिए 1850 के मध्य में ये सब चीजें की गई थी, किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए, इसको मैं समझा दिया, यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है खोज कैसे हुआ ये हमने पढ़ लिया, हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब क्लास को यहीं एंड करेंगे, और मैं आप लोगों से कहूँगा इस चैनल को जो आपका ही है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आगे चल कर, और आप लाइक वीडियोज को किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, समझ में आया नहीं आया, कैसा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो सुधारूंगा और बेहतर करूंगा। ठीक है, तो अब हैव अ नाइस डे, बाय।